साथियों, नमस्कार। जन संघर्ष की बात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मास्टर वीर सिंह जी हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे ये नई जो शिक्षा नीति 2020 आई है, ये हमारे 5वीं से लेके और 10वीं तक के विद्यार्थियों पे किस तरह का प्रभाव डालेगी, इसमें कितनी विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति निपुणता आएगी और कितना समाज को फायदा होगा या समाज को किस दिशा में लेके जाएगी, इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमें ये बताइए कि नई शिक्षा नीति का बच्चों के विकास में कितना बड़ा योगदान नए तरीके से जब सरकार इस रूप से रख रही है, कितना रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जन संघर्ष के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आपने ये इशू उठाया है, आपने जो जन चेतना के लिए और जनता की जो चिंता है उसमें जो बात रखी है वो बहुत गंभीर है। और भविष्य में इसका इम्पैक्ट जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके ज्ञान, उनके जीवन स्तर और जो देश का जो विकास का जो ढांचा है और जो संसाधन है उन पे बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ने जा रहा है। एक्चुअल में जो शिक्षा नीति है उसको समझने की जरूरत है कि ये है क्या। जब से हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश की जो साक्षरता थी वो केवल मात्र 15% थी और बड़ी चिंता थी कि विकास का जो मुख्य आधार है वो शिक्षा होती है। तो इसी चिंता को लेते हुए हमारे जो माननीय उस समय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत ही शिक्षाविद थी। उन्होंने अनेकों आयोग बनाए, शिक्षा की चिंता को जाहिर किया, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया। तो पहला जो शिक्षा नीति, जो शिक्षा आयोग है, कोठारी शिक्षा आयोग है, जो पहली शिक्षा नीति जब लॉन्च की गई 1964 के अंदर 66 तक वो तैयार हुई, तो उसके अंदर काफी चिंताएं थी कि आम व्यक्ति तक, आम जो सुदूर पूर्व में बैठा हुआ जो मजदूर किसान का बच्चा है, उस देश की शिक्षा उसको किस प्रकार से एक अच्छी शिक्षा मिले और अपने जीवन को उत्कृष्ट कर सके। उसके अंदर मुख्य तौर पे मैं आपको बड़ी बात बता देता हूँ कि एक तो ये कंसेप्ट लिया गया कि जो स्कूल है वो विद्यार्थी के पास जाएगा, न कि विद्यार्थी स्कूल के पास जाएगा। शिक्षा विद्यार्थी उस बच्चे के पास पहुंचेगी, बच्चे के घर तक जाएगी। इसलिए काफी स्कूल खुले, ढानियों में भी, गाँव में भी प्रयास हुए। दूसरा ये था कि इस के अंदर कंसेप्ट थी कि जो हमारी जीडीपी है उसका कम से कम 6% जो है वो शिक्षा पे खर्च किया जाए। शिक्षा बजट होगा। अब शिक्षा का जो टोटल शिक्षा है उस पर खर्च किया जाए ताकि देश उन्नति की तरफ जा सके। लेकिन पहली शिक्षा नीति की जो रिकमेंडेशन थी मुख्य, ये दोनों ये आज तक लागू नहीं हुई। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 के अंदर आई, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन को लॉन्च किया गया, नए नए टर्म्स दिए गए, फिर वही 6% की बात हुई। लेकिन उसके अंदर भी शिक्षा का जो बजट था उसमें कटौती की गई। 1989 में एलपीजी आ गई। एलपीजी के अंदर जो बड़े बड़े जो वर्ल्ड के हमारे कर्ज दाता हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने अपनी शर्तों पे कर्ज दिया। तो भारत सरकार की ये स्थिति नहीं थी कि उसका मतलब विरोध कर सके। और एलपीजी को 91 में जब डंकल प्रस्ताव को पास होने के बाद में गेट के जो हमारी शर्तें थी उनको हमने मंजूर किया, तो हमारी जो शिक्षा का जो ढांचा है उसमें एक बड़ा आक्रमण हुआ पूंजीगत। और प्राइमरी एजुकेशन को विशेषकर उसको ध्वस्त करने का काम किया गया डीपीपी के नाम से। वो जो फंड आया उसने जो मूल जो कंसेप्ट था शिक्षा का उसको धराशायी करके और लोगों के अंदर एक तरह का जो पूंजीवाद जो चाहता था कि अंधविश्वास, पाखंड, इस तरह की जो एजुकेशन है उसका समावेश उसके अंदर किया गया। ऐसा जो विषय वस्तु लाई गई जिसके अंदर के जो तार्किक और वैज्ञानिक जो सोच है वो कुंद होती गई। लेकिन उससे भी ज्यादा जो खतरा है आज जो है, पूंजीवाद जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर पीक पे है। और पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है विश्व स्तर का, वो एक ही चीज चाहता है कि ये बाजार का उत्पादन बने। जो भी शिक्षा के जो बच्चे आएंगे वो बाजारी उत्पादन बने। और इसी क्रम में ये जो नई शिक्षा नीति 2020 हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से है, जो के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसके अंदर डायरेक्टिव दिया गया था। सर आप ये सोचो कि ये कोई शिक्षाविदों की या धरातल पे किए गए काम की बनाई हुई शिक्षा नीति है। उनको डायरेक्टिव दिया गया था सरकार की तरफ से, वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं जो कर्ज देने वाली, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा नीति का निर्माण करो उसमें ट्रिपल-P मोड पे वो शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा कि जो मौजूदा जो जरूरत है बाजार की उसके हिसाब से उस शिक्षा का समावेश होना चाहिए। काफी सुझाव भी मांगे गए। आपको भी पता है चाइल्ड मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हुआ करते थे, तो लोगों से स्कूलों में लेटर जारी किए गए, कॉमन मैन से सुझाव लिए जाए कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या होना चाहिए। उसमें 2,08,000 के आसपास सुझाव आए, लोगों के पत्र आए और 664 पेज का ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट
का मैं आपको मेन बता दूं, मैंने वो पढ़ा था, उसमें मेन ये कंक्लूजन आया था कि हम के सभी जो सुझाव थे उनका एक ही मंतव्य था कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो, सबके लिए एक जैसी शिक्षा हो, सबके लिए एक जैसा। जब पेपर होता है यूपीएससी का तो उसमें एक जैसा पेपर आता है, तो उसमें शिक्षा भी एक जैसी होनी चाहिए। जो गोरे वाले स्कूल में पढ़ते हैं उनकी और शिष्य वाले जो स्कूल में 5-5 एक सब्जेक्टिव टीचर उनकी, उनका बराबर सिस्टम होना चाहिए, स्कूल कॉमन होने चाहिए। तो उसमें सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल के उन जो सुझाव थे उनको एकदम से आग के हवाले कर दिया। और दोबारा फिर जब हमारे एचआरडी मिनिस्टर ये माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी बनी, उन्होंने दोबारा से उसको ड्राफ्ट करने के लिए बोला। इन्होंने दोबारा ड्राफ्ट तैयार किया। वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो बिल्कुल ट्रिपल पी मोड पे था, बाजार की जरूरतों के अनुसार था। और फाइनल जो हमारी शिक्षा नीति जो पास हुई थी 108 पेज की, उसके अंदर क्लियर कट था कि जो प्राइमरी एजुकेशन और जो आप बोल रहे हो कि 10वीं की शिक्षा नहीं, वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से उन्होंने लॉन्च की है। उसकी 4 भागों में विभक्त किया है ना, प्रेपरेटरी, फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज और वोकेशनल इंट्रोडक्शन जिसको माध्यमिक शिक्षा कहते हैं वो स्टेज, और हायर सेकेंडरी है। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है, प्रेपरेटरी फाउंडेशनल स्टेज है, उसके अंदर 3 से 8 साल के बच्चों को लिया गया। उसमें सबसे बड़ा हमला क्या है कि जो सार्वजनिक जो शिक्षा है उसको एनजीओ के हवाले करने का ये पहला कदम है, जिसके अंदर के जो 8 साल तक की जो दूसरी क्लास तक की जो शिक्षा है उसमें ये बोला गया है कि बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी, प्ले स्कूलों का कंसेप्ट आएगा। लेकिन ये सारी बातें बड़ी अच्छी लिखी हैं, पढ़ने वाले को बहुत बढ़िया लगती हैं, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में प्रबंध क्या किए गए हैं वो कुछ नहीं बताया गया है। इनको पढ़ाएगा कौन, इनकी ट्रेनिंग क्या होगी, क्योंकि बाल मनोविज्ञान सबसे बहुत ही सेंसिटिव विषय है। अगर किसी टीचर ने वो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया है, वो बच्चे की 3 साल के बच्चे की सेंस कैसे समझेगा। यहाँ उन्होंने नई शिक्षा नीति में बिल्कुल कहा है कि इनको वॉलंटियर पढ़ाएंगे। अब वॉलंटियर कौन होंगे ये भी कहीं क्लियर नहीं है। एनजीओ के वॉलंटियर होंगे, वो अभी जो इंट्रोडक्शन हो रही है कि वो 500 रुपए से लेके 1600 रुपए तक पर मंथ के अंदर वो वॉलंटियर आके 8वीं 10वीं पास कोई भी बच्चा है वो आके उन बच्चों को पढ़ा रहा है। तो आप ये मान के चलो कि उनका जो बेस है, फाउंडेशन है, वहीं उनको रोक दिया जाएगा, वहीं से उनका जो इच्छा है उसको बदल दी जाएगी। हाँ, उसके बाद 3 से 5 की जो है वो प्रेपरेटरी एजुकेशन के नाम से इन्होंने लॉन्च की है। उसमें ये आप देखिए कि प्राइमरी स्कूल के अंदर से 40% स्टाफ जो है बाहर हो जाएगा। एजुकेशन के अंदर 3 क्लासें हैं, 5 में से 2 चली गई तो 40% स्टाफ चला जाए, उसी जगह कोई अपॉइंटमेंट किसी की नहीं दी गई है। उसके बाद 6 से 8 की है, उसके अंदर जो माध्यमिक शिक्षा की बात की है उसमें इन्होंने जो आप कह रहे हो वोकेशनल एजुकेशन की, उसको इन्होंने इंट्रोडक्टरी वोकेशनल एजुकेशन के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है कि इसके अंदर जो बच्चे अपने घरों में परंपरागत काम करते हैं उन्हीं कामों के अंदर उनको दक्ष किया जाएगा, और उसके अंदर समाज से ही लोग जो हैं ऑनरेरियम बेस पे आएंगे और उनको देखे जाएंगे। इसमें कहाँ यहाँ चोट क्या कर रहे हैं ये, उसके बदले में जो हमारे C&V जो क्लासिकल एंड वर्नाकुलर जो सब्जेक्ट जिनको बोलते हैं हम, ड्राइंग है, आपका पंजाबी है, संस्कृत है, उनको बाहर करने जा रहे हैं। उनकी जगह उसको प्लेसमेंट दिया जा रहा है। इसका मतलब 6 से 8 से भी 40% से जो स्टाफ है उसको बाहर करने का पूरा प्रबंध है, सार्वजनिक एजुकेशन से बाहर निकालेंगे, वहाँ संख्या भी घटेगी। और जो इंट्रोडक्टरी जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके अंदर जो परंपरागत जो काम जो सिखाए जाएंगे उसका कोई प्रबंधन नहीं है, कोई टीचर का नहीं है, कोई आगे उसका कोई रोड मैप नहीं है। उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी चोट वहां पे की है इन्होंने कि बच्चा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जवान हो जाएगा और एक मजदूर बन जाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि 9 से 12 की जो एजुकेशन होगी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानी जाएगी, और 48 क्रेडिट होंगे, उनमें से 64 क्रेडिट होंगे। 48 क्रेडिट अगर बच्चा पास करेगा तो उसे हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट देके वो आगे एजुकेशन के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज उसको फेल नहीं किया जाएगा। 9 से 12 में कोई एग्जाम नहीं होगा, मैट्रिक एग्जाम भी समाप्त होने जा रहा है, कोई एग्जाम नहीं होगा। उसको पहला साल अगर बच्चे ने लगाया 1 साल तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरा है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरा साल अगर पास करता है तो उसको जो है अलग वोकेशनल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये प्रमाण पत्र लेके उसकी बेसिक जो एजुकेशन होगी वो मिडिल की मानी जाएगी, वो फैक्ट्री के लिए तैयार होगा। इन्होंने दूसरा कॉम्प्लेक्स स्कूल की एक संकल्पना की है। इसका मतलब ये है जो पहले शिक्षा नीति के अंदर कहा था कि बच्चे के पास स्कूल जाएगा, उसको बिल्कुल विपरीत किया है कि स्कूल के पास बच्चा आएगा, 14 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होगा, कॉम्प्लेक्स स्कूल, जहाँ पे स्ट्रीम होंगी सभी, वहीं बच्चा शिक्षा ग्रहण करे। बाकी स्कूलों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, बाकी स्कूलों को के अंदर स्टाफ हो ना हो ये कोई इन्होंने कुछ नहीं दिया है।
कंपाउंड एजुकेशन के अंदर इन्होंने कंपाउंड किया है, तो स्ट्रीम तोड़ी है। आर्ट्स को साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल के साथ मिलाया है। म्यूजिक भी पढ़ेगा और फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा और फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट है, इसके अंदर बच्चा 48 क्रेडिट के अंदर एक भी बच्चे, उस बच्चे की उस समय उस ऐसी सेंस नहीं होती, वो सारे जो आम जो तबके के जो बच्चे हैं वो सारे फेल होंगे, उनको हायर एजुकेशन के लिए आगे एडमिशन के लिए चांस ही नहीं होंगे। मतलब वो किसी विषय में निपुण नहीं हो पाएगा, उनको सर्टिफिकेट भी नहीं होगी, वो दाखिला भी नहीं ले पाएंगे, उनको हायर सेकेंडरी के बाद आगे कॉलेज एजुकेशन में एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। उसके अंदर क्या है, कोई मध्यम वर्ग का, कोई थोड़ा बहुत मेहनत करके, डॉक्टर है, वकील है, मास्टर है, व्यापारी है, उनके बच्चे अगर उसको ले दे के कर भी जाएंगे तो आगे भी बहुत गंभीर खतरा है। उसके लिए भी आगे इन्होंने बहुत बड़ा प्रबंध कर दिया है कि जो कॉलेजेस होंगे उनका भी एक निर्धारण कर दिया कि कम से कम 6000 की जो स्ट्रेंथ होगी वही कॉलेज चलेगा, बाकी कॉलेज हम बंद करेंगे। जबकि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ब्लॉक स्तर पे कॉलेज खोल दिए, ये सारे कॉलेज बंद होंगे, इसमें नई एजुकेशन में ये क्लियर करना है। 6000 का एक कॉलेज चलेगा, उसका जो प्रबंध होगा, वित्तीय जो प्रबंध, फाइनेंशियल प्रबंध की बात है, वहाँ बजट पे कटौती की गई है। उन्होंने कहा है कि वो स्वायत्त होंगे, अपने संसाधन खुद जुटाएंगे, और वो संसाधन जो जुटाएंगे वो किस तरीके से एक संस्थान जुटा सकता है, उसका सीधा सीधा हिसाब किताब है कि फीस बढ़ाएगी। जो बच्चा जेएनयू के अंदर मात्र 2500 रुपए की फीस में एक बहुत बड़ी एजुकेशन ग्रहण करता था, उस बच्चे के लिए एजुकेशन के दरवाजे परमानेंट बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसे 35 लाख में 1 लाख करने वाला बच्चा तैयार होगा। 35 लाख होगा तो वकील बनेगा, 50 लाख होगा तो डॉक्टर बनेगा, 25 लाख होगा तो इंजीनियर बनेगा। ये सारा जो ढांचा है, इसका केंद्रीकरण किया गया है, संघीय ढांचे पे चोट की गई है। शिक्षा जो थी समवर्ती सूची का विषय था, लेकिन इसको वर्तमान में नई शिक्षा नीति है, ये हम मानते हैं कि कानून नहीं है, विजन है, लेकिन विजन ये है सरकार का कि इसका केंद्रीकरण किया जा रहा है। एक जगह इसको संग्रहित किए जा रहे हैं, स्टेट बोर्ड तोड़े जा रहे हैं, एक बोर्ड के अंदर लेके जा रहे हैं, एक तरह का सिलेबस जो तैयार किया जा रहा है उसके अंदर बहुत बड़ी गालमेल है, बहुत बड़ा है। तो मेरा कंक्लूजन ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो शिक्षा नीति है ये भ्रामक है। लोगों के अंदर एक तरह की कल्पना दर्श जो उसको समझवा के दिखाया गया है, लेकिन धरातल पे व्यवहारिक ये है कि बच्चे स्कूल से बाहर होंगे, बच्चों केवल साक्षरता मिलेगी, अक्षर ज्ञान मिलेगा, उसके बाद वो अपना परंपरागत जो काम है उसके अंदर मजदूरी करने जाएंगे। कोई भी बच्चा जो है बड़े बड़े जो पद हैं उनसे वंचित रहेगा, और देश के जो विकास की जो अवधारणा है उसके अंदर 2 वर्ग स्थापित होंगे। एक एलिट ग्रुप होगा जिनके लिए वो एजुकेशन के नई शिक्षा नीति में प्रबंध है, बाकी जो 80% जो लोग हैं जिनको 80 करोड़ को ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसका वर्ग जो है वो एक श्रमिक वर्ग होगा। उनकी श्रम को लूटने के लिए इस तरह की शिक्षा नीति है कि वो लोग सवाल भी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी जो जन संघर्ष के श्रोता उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस शिक्षा नीति को समझ के, और जो हमला आज समाज पे हो रहा है इसका जो असर आने वाले 10 साल में जो पड़ेगा, इसी आज ही हम अगर जाग जाएंगे, अगर इसका विरोध करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो संसाधन है हमारे, इन पे हमारा समानता का अधिकार बना रहे। अदरवाइज शिक्षा केवल और केवल राजघराने और उच्च वर्ग के लिए होगी, बाकी लोगों के लिए केवल फैक्ट्री के मजदूरों के लिए स्थान होगा, और वो सस्ते श्रमिक, उनका जो श्रम है वो लूटा जाएगा और पूंजी को बढ़ाया जाएगा। तो मेरी यही अपील है कि आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, और इस प्रचार के अंदर जो आपने ये मुहिम चलाई है इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। साथियों, निश्चित तौर पे मास्टर जी ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण की कि एक तो बच्चे जो अक्षर ज्ञान तो हासिल करेंगे लेकिन किसी विषय में निपुण नहीं होंगे, एक बड़ा सवाल आएगा। दूसरा ये कि स्थायी रोजगार जो है वो बड़े पैमाने पे इससे नुकसान होगा, टीचर्स की संख्या में कटौती आएंगे होगी, एनजीओ के थ्रू पार्ट टाइम वर्कर आएंगे, वो क्या सिखाएंगे क्या नहीं, वो एक अलग सवाल है। निश्चित तौर पे ये जो आज हमने चर्चा की है, आपके सामने एक विषय रखा है, हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस विषय पे अपने सवाल यहाँ जरूर डालें हमारे चैनल पे, ताकि हम अगली बार इस पे और विस्तार से चर्चा कर पाएं। आपने हमारी बातचीत को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।